तो सबसे पहले तो एक डिक्टेटोरियल रेजीम और एक डेमोक्रेटिक रेजीम में फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि सिस्टम के हिसाब से किसकी सुप्रीम अथॉरिटी है, कौन सुप्रीमली पावरफुल है, और रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस उसी के हिसाब से चलता है। वेल, एक डिक्टेटोरियल रेजीम में ये ऑफ कोर्स वो डिक्टेटर और उसकी रूलिंग पार्टी ही होती है, पर हमारे देश इंडिया के केस में देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीमली पावरफुल एंटिटी है, किसी भी लीडर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल, और कोई भी लीडर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज है उसे फंडामेंटली चेंज ही नहीं कर सकता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हो जाएगा और लीडर पर केस करके उसे अंदर किया जा सकता है। और यही सेम चीज हमने पास्ट में भी देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में से सोशलिस्ट वर्ड निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि यह बदलाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अलाउ नहीं किया जा सकता। सो बीजेपी गवर्नमेंट का पक्ष यही है कि जो कुछ भी बदलाव वो ला रहे हैं वो इंडिया के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही है। तो ऑपोजिशन ये कैसे बोल सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्टेटोरियल है? अगर चाइना में इलेक्शंस की बात की जाए तो शी जिनपिंग ने इलेक्शन जीतने के बाद सीधे ये कह दिया कि 2036 तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। इवन हिटलर ने भी पावर में आने के बाद तानाशाही घोषित कर दी थी और उसके पावर में आने के बाद इलेक्शंस ही नहीं हुए। पर मोदी जी अपने दोनों टर्म्स में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से यानी इलेक्शंस जीत कर आए, मतलब जनता ने ही तो उन्हें दोनों टर्म्स में इलेक्ट करके जिताया और उनका हर डिसीजन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही फॉलो हुआ। तो इसमें डिक्टेटरशिप कहां से आया? अगर बात करें बीजेपी की माइनॉरिटीज को दबाने या उनमें डर फैलाने वाले एलिगेशन की, तो ये क्लेम कितना वैलिड है? सरकार माइनॉरिटीज को दबा रही है, ये नैरेटिव आप और मैं सब जानते हैं कहां से रूट होता है। बीजेपी को हिंदुत्व आइडियोलॉजी आरएसएस का बैकिंग है और इसीलिए माइनॉरिटीज में डर फैल रहा है कि हिंदूस ताकत में आकर उन्हें दबाएंगे। अब ये डर पहली नजर में जायज भी है, डिनाई नहीं करना चाहिए, बट क्या ये फैक्चुअली भी हो रहा है या होने वाला है? साइकोलॉजी का एक सिंपल सा फैक्ट है, हमारे 99% फियर्स कभी भी सच नहीं होते, लेकिन फियर के जरिए लोगों को कंट्रोल करना भी तो सबसे आसान है। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपोजिशन के साइड से प्रोपोगेंडा है जो रियलिटी से कोसों दूर है, और इसीलिए जड़ से ही सच्चाई जानने के लिए हमने आरएसएस के ही कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, जिससे डायरेक्टली बीजेपी की आइडियोलॉजी कहां से डिराइव हो रही है, उसका गवर्नेंस में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, इसे हम समझ सकते हैं। सो आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी फंडामेंटली क्या है? वेल, इंटरेस्टिंगली आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी इस्लाम या मुस्लिम शब्द का यूज ही नहीं किया गया है, उन्हें सप्रेस करना तो दूर की बात। अब एग्जैक्टली यहीं पर से ही आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन आता है। उन्होंने हिंदू इस शब्द को लेकर एक काफी ब्रॉड सेंस में बात की है, जो भी बेसिकली हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है, फिर उसका रिलीजन चाहे कुछ भी हो, वो हिंदू है। और ये चीज आरएसएस ने आगे आकर कई बार पब्लिकली भी कही है। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अब ये चीज समवन लाइक हिटलर या बगदादी ने तो कभी भी माइनॉरिटीज के बेनिफिट में नहीं कही है। डिक्टेटर्स का तो पहला मोटिव होता है माइनॉरिटीज को खत्म करना। आरएसएस एक रिलीजियस से ज्यादा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जैसे इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कम्युनिटी दैट सर्व्स द नेशन, नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन। और शायद यही सच मुस्लिम्स को नहीं बताया जा रहा माइनॉरिटी लीडर्स द्वारा। आरएसएस में तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एक मुस्लिम ग्रुप भी है। यह ग्रुप 2002 में भारत के बेहतर भविष्य को देखकर 10,000 मुस्लिम लोगों के साथ क्रिएट हुआ था। तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो ये माइनॉरिटीज का आंकड़ा 10,000 से बढ़कर 10 लाख थोड़ी हो गया होता आज के तारीख में। मतलब आप खुद ही सोचो, क्या हिटलर की आर्मी में एक ज्यूज माइनॉरिटी का कोई ग्रुप था? क्या आईसिस में हिंदू माइनॉरिटी और डेवलपमेंट का कोई विंग है? ये बात तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता। इनफैक्ट फनी लग रहा है सुनने में। अब चलो फिर भी मान लेते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के दिखाने के दांत कुछ और हो सकते हैं और खाने के कुछ और हो सकते हैं। उनके एक्शंस हो सकता है ना उनके बातों से मैच नहीं करते हो, राइट? तो डोंट वरी, हमने उसका भी डेटा निकाला है कि क्या ये जो बोलते हैं उसमें वाकई में बिलीव करते भी है कि नहीं। माइनॉरिटीज का एक्चुअल डेवलपमेंट हो भी रहा है क्या बीजेपी के ऑपोजिशन द्वारा टर्म्ड डिक्टेटोरियल रेजिम में? सो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स की अगर रियलिटी देखें तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मोदी जी आने के बाद उल्टा उनका फायदा हुआ है। उन्हें काफी बेनिफिट्स मिले, फिर चाहे वो अपने खुद के घर के सपने को सच्चाई में बदलने वाली पीएम आवास योजना की वजह से हो, केरोसिन और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे को छुड़वाकर गैस प्रोवाइड करने वाली उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, या फिर जरूरतमंदों को लोन देने वाली मुद्रा योजना। इन सभी योजनाओं में ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 24 से 30% तक बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स हैं। इवन जनधन योजना जो जीरो अमाउंट में अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट देती है,
उसमें भी 42% अकाउंट होल्डर्स मुस्लिम्स ही है। माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयमेंट का भी डेटा चलो स्टडी करते हैं। इस मुद्दे पर तो एनडीटीवी ने खुद कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में मुस्लिम्स का परसेंटेज 2014 में सिर्फ 4.5% था, बट आज ये परसेंटेज बढ़कर 10.5% हो गया है। अब चलो एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि ऑपोजिशन बोलेगी मोदी गवर्नमेंट जानबूझकर फिलहाल माइनॉरिटीज को इक्वल ट्रीट कर रही है और शायद आगे जाकर ये सब कुछ बदलने वाली है। पर इनका विजन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि आज स्कूलों में मुस्लिम बच्चों का एडमिशन 74.2% पहुंच चुका है, जो 2014 तक 69.4% था। अब एवरीवन नोस कि छोटे बच्चे ही देश का फ्यूचर होते हैं, और अगर इस गवर्नमेंट का गोल ही फ्यूचर में माइनॉरिटीज को खत्म करना होता तो आज ये परसेंटेज बढ़ने के जगह पर कम हो रहा होता। और अगर आप देखोगे तो बाकी के डिक्टेटर्स ने भी तो यही तो किया। इंडिया में माइनॉरिटीज की सिचुएशन को चलो बाकी डिक्टेटोरियल देशों से कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग विद द वर्स्ट एग्जांपल हिटलर, जो सिर्फ नाक की साइज देखकर माइनॉरिटीज को मार देता था। इस फोटो को जरा देखिए, इस तरह से माइनॉरिटीज के नाक का मेजरमेंट लिया जाता था। अगर प्री डिसाइडेड मेजरमेंट में उसका नाक आता है तो वो इंसान आर्यन कहलाया जाता था, और अगर नोज गलती से भी उस मेजरमेंट में फिट नहीं होती तो उसे ज्यू घोषित कर दिया जाएगा और फिर उस माइनॉरिटी को न्यूरेनबर्ग लॉस के तहत मार दिया जाएगा। यस, ऐसे बकायदा विचित्र लॉस थे। हिटलर ने अपने डिक्टेटरशिप में तो बकायदा कैंप्स भी क्रिएट किए थे, जहां वो होमोसेक्सुअल, ज्यूज, क्रिटिक्स, अल्कोहलिक्स, बेगर्स और जिप्सीज जैसे लोगों को कैद करके रखता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर ने कम से कम 85% जर्मन जिप्सीज को इसी कैंप में मार दिया था। ये जर्मन जिप्सीज वही इंडियंस थे जो अरब इन्वेजन के बाद सिंध से ट्रैवल किए थे यूरोप में, जिन्हें रोमानीज भी कहा जाता था। अब ये तो हुई एक डिक्टेटर की बात, पर चाइना में तो आज की तारीख में बकायदा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्रिएटेड है, जहां पर ऑलमोस्ट 11 मिलियन उइगुर मुस्लिम्स को रखा गया है, जिनमें 1 मिलियन लोगों को जेल में कैद करके रखा गया है और बाकी लोग पर इंटेंस सर्विलेंस रखा जाता है। उन पर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस यानी कि नमाज पढ़ने पर बैन और फोर्स्ड लेबर उनसे करवाया जाता है। अब ये सभी केसेस तो छोड़ ही दो, युगांडन मिलिट्री डिक्टेटर इडी आमीन तो दुनिया भर में इनफेमस था माइनॉरिटीज का मर्डर करके उन्हें खा जाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? ये बात खुद युगांडा के हेल्थ मिनिस्टर हेनरी केम्बा ने कही है। इडी आमीन ने माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए ऐसे खौफनाक टॉर्चर चेंबर्स तक बनाए थे कि उसमें कितने माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स जैसे कि अचोली और लैंगो जैसे लोग मारे गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इन मरने वाले लोगों का फिगर 5 लाख तक बताया। और हाँ, इसी माइनॉरिटी ग्रुप में इंडियंस भी शामिल थे, जिनके साथ भी इडी आमीन ने बिल्कुल सेम ही व्यवहार किया। इवन आइसिस, जिन्होंने इराक और सीरिया में रूल किया, उन्होंने भी पावर में आने के बाद माइनॉरिटीज को किडनैप करके मारना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियंस को 2 ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर अपने रिलीजन को फॉलो करने के बदले सरकार को टैक्स दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो यहां से चले जाओ या फिर मारे जाओगे। सो बेसिकली ये होता है असली डिक्टेटरशिप। अब ये सब जानने के बाद मोदी जी को डिक्टेटर कहना मतलब चिकन को ड्रैगन कहने जैसा हो जाएगा। अब इंडिया के केस से अगर इसे कंपेयर करें तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी क्या है पता है? एक तरफ ऑपोजिशन हमेशा लीडिंग पार्टी के आइडियोलॉजी को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्लान को दिखाकर उसे टारगेट करता है। लीडिंग पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो मेजॉरिटी यानी हिंदूज के लिए बायस्ड है और माइनॉरिटी के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट हिंदूज इस कंट्री में मेजॉरिटी होने के बावजूद इस कंट्री के 8th क्लास सिटीजन है। यस, 8th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं, बल्कि 8th क्लास, क्योंकि बेनिफिट्स के कैटेगरी में टॉप 5 सिटीजन्स के लिस्ट में भी नहीं आते। वहीं पर मुस्लिम्स इस कंट्री में माइनॉरिटी है, नो डाउट, बट उन्हें आज हिंदूज के राइट से ज्यादा राइट्स मिल रहा है। वक्फ एक्ट 1995 इकलौता ऐसा एक्ट है जो एक कम्युनिटी को किसी भी लैंड को मस्जिद के लिए रजिस्टर कर लेने का हक देता है, जो बाकी किसी भी ट्रस्ट, अखाड़ा या मठ के पास नहीं है। एंड यस, आई एम नॉट इवन किडिंग। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 उन्हें यह हक देता है कि अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगे कि ये लैंड मुस्लिम लैंड है तो वो सीधे इसे क्लेम कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ दिल्ली में वक्फ लैंड एंक्रोचमेंट के 58,000 केसेस पेंडिंग है, और आज के तारीख में वक्फ बोर्ड देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। ये एक्ट सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13(2) को वायलेट करता है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे बाकी सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और यहां पर कई बार बाकी सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करके उनके हक की जमीन ली जा रही है। बट मोदी गवर्नमेंट ने कभी भी इस लॉ के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट रियलिटी तो यह है कि कोई भी ऐसा लॉ उन्होंने हिंदू पक्ष के लिए नहीं बनाया। बट ऑन द अदर हैंड
दिल्ली में बैठे बैठे माइनॉरिटी सपोर्ट में ऑपोजिशन पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने तन मन धन से वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने की बात कही और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मुंबई में रहने वाले इंडिया के सबसे रईस इंसान यानी अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, पर महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत नहीं है कि अंबानी को कुछ कहे। और आगे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये है, अगर हमारी सरकार होती तो उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देती। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। ये माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? यानी कि पीएम मोदी अब तक माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने की जगह पर उनका राइट आगे रख रहे हैं, पर हिंदूज जिनके लिए उन्हें बायस कहा जा रहा है, उनके लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं जो हिंदुओं को कम और नॉन हिंदुओं को ज्यादा खुश कर रहा है। जैसे सबरीमला टेम्पल, इस टेम्पल में उन देवताओं को विराजित किया गया था जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और इसीलिए यहाँ पर औरतों को जाना मना था, स्पेशली उनके मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में। पर वो मोदी गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने 2018 में ये नियम को हटाया और औरतों को मंदिर जाकर उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक दिलाया। इनफैक्ट इस डिसीजन के खिलाफ केरला की हिंदू औरतों ने प्रोटेस्ट तक किया था और कई लोगों ने इसका ओपनली विरोध भी किया था। लेकिन अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होते तो क्या वो ऐसे मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाने वाले कदम को देश भर में लागू करते? इस देश में अब तक उस टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती है जिसने लाखों हिंदुओं को मार डाला था और लाखों को कन्वर्ट होने पर मजबूर कर दिया था। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पिछले दिनों हिंदू पदयात्रा पर पत्थर बरसाए गए जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम एरिया से पास हो रहे थे। और ये सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली, गुजरात और ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में हुआ है। सो आप बताओ, क्या ये एक डिक्टेटर रेजिम में पॉसिबल है? एंड लास्टली, अगर पीएम मोदी वाकई में एक डिक्टेटर है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उस लॉ को अब तक क्यों चलने दिया जा रहा है जो ये कहता है कि एक मस्जिद जो आजादी से पहले एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है उसे आजादी के बाद तोड़ा नहीं जा सकता? आखिर क्यों उन्होंने इस लॉ को खारिज करने के बजाय 10 सालों तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के पूरे होने तक लीगली राम मंदिर बनाने के लिए वेट किया? क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जैसे देश को देखें जहां पर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, वहां पर लॉ के मुताबिक हर सऊदी सिटीजन मुस्लिम ही हो सकता है। और इंडिया जैसे देश में जहां हर कम्युनिटी को अपने रिलीजन को ओपनली प्रैक्टिस करने का राइट है, उसके विपरीत सऊदी जैसे डिक्टेटोरियल मोनार्की में इस्लाम के अलावा दूसरे किसी भी रिलीजन को पब्लिक प्लेस में प्रैक्टिस करना तक बैंड है। इनफैक्ट सऊदी में तो पदयात्रा भी बैंड है और इवन मुस्लिम्स भी घर से बाहर निकलकर मुहर्रम को नहीं मना सकते, क्योंकि उस तरीके से मुहर्रम्स तो शिया मुस्लिम मनाते हैं और सऊदी एक सुन्नी देश है और इसीलिए वहां पर मुहर्रम प्रोसेशन ही बैंड है। सो क्या फिर भी मोदी डिक्टेटर है? वेल, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि डिक्टेटर बनने के लिए लीडर को चाहिए अल्टीमेट पावर। बट ध्यान से देखें तो मोदी जी के पास तो फुल पावर तो है ही नहीं। यस, दैट्स अ फैक्ट। भारत में कुल मिलाकर 31 राज्य है, जिसमें से महज सिर्फ 6 राज्यों में बीजेपी ने अपने दम पर यानी सिंगल हैंडेडली सरकार बनाई है और बचे हुए बाकी के स्टेट्स में बीजेपी ने अलायंस में सरकार बनाई है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, यूपी में अपना दल के साथ, इवन कोएलिशन सरकार को भी अगर मिला के देखें तो भी 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है सिर्फ। तो ये आखिर कौन सी डिक्टेटरशिप हुई कि देश का फुल कंट्रोल भी नहीं है हाथ में? और यही डेटा दर्शाता है असली डेमोक्रेसी। वरना ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जो दूसरे पार्टीज के साथ कोएलिशन करके पावर में आता है? अगर ये डिक्टेटरशिप होती तो मोदी जी की पावर हर राज्य में होती और वो ऑपोजिशन को अपने सामने टिकने तक नहीं देता, लाइक किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के सुंगोरी रीजन में ऐसे पॉलिटिकल कंसंट्रेशन कैंप्स है जहां पर किम जोंग उन अपने ऑपोजिशन को कैद करके रखता है। हर साल कहीं ना कहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस कैंप्स में कैद होते हैं और वहां पर किम जोंग के अगेंस्ट वोट करना तक एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। यह होता है एक टोटलिटेरियन स्टेट। सो सिर्फ 6 राज्यों में वन हैंडेड सरकार और 12 कोएलिशन सरकार के साथ मोदी गवर्नमेंट को टोटलिटेरियन स्टेट कहना कैसे पॉसिबल है? इससे कहीं ज्यादा पावर तो कांग्रेस के पास थी जब उन्होंने पिछले 50 साल देश पर राज किए। 3 टर्म्स नेहरू गवर्नमेंट 17 साल, 4 टर्म्स इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 16 साल और 543 में से 400 सीट से सिंगल हैंडेडली जीतकर राजीव गांधी आए थे। यह होता है एक्चुअल वन पार्टी सिस्टम डिक्टेटरशिप। तब तो इंदिरा जी ने एक दिन में 9 स्टेट्स की सरकार गिराई थी, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, इमरजेंसी के टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर तत्वों को ही चेंज कर दिया था जिसे एक्चुअली में चेंज नहीं किया जा सकता है।
और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अब तक 90 से ज्यादा बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है, और जिसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी जी के ही फेज में 50 से भी ज्यादा गवर्नमेंट डिसमिस हुए। आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। लेकिन वहीं पर मोदी जी के टर्म को देखें तो पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस ही नहीं किया। तो अगर तब ये डिक्टेटरशिप नहीं था तो फिर अब क्यों? आई थिंक यही सवाल हर एक यूथ को जिन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है उन्हें खुद से पूछना चाहिए। और अगर आम लोगों के राइट्स यानी कि देशवासियों के डेमोक्रेटिक राइट्स को भी देखें तो हम सब आज भी उन राइट्स को इजीली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। करंट गवर्नमेंट के रूलिंग में सिटीजंस ओपनली प्रोटेस्ट कर पा रहे। करंटली चल रहे किसान आंदोलन 2.0 को ही देख लो। इवन पिछली बार किसान आंदोलन के नाम पर इंसानियत का गला घोट दिया गया था। लाल किले पर हिंसा हुई, लड़कियों का बलात्कार हुआ, यहां तक कि लोगों को मारकर लटकाने और जिंदा जला देने जैसे क्राइम्स करके देश के मासूम लोगों को बुरी तरह से टारगेट भी किया गया। इतना सब होने के बाद भी किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने हाथ जोड़े, किसानों से माफी मांगी और फार्म लॉज जिन्हें सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए बनाए थे उन्हें भी रिपील कर दी। 2024 के फार्मर्स प्रोटेस्ट में तो पीएम मोदी तक को मारने के डायरेक्ट थ्रेट्स दिए जा रहे थे। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। कन्हैया कुमार जैसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट तक इस कंट्री में पीएम के खिलाफ बोल पा रहे हैं आज के तारीख में। पर क्या ये सब एक डिक्टेटर के राज में होना पॉसिबल है? वेल, हमारे पड़ोसी देश चाइना के एग्जाम्पल से ही समझ लो। जैक मा, फाउंडर ऑफ Alibaba.com, चाइना के फेमस बिलियनर्स में से एक है। इनफैक्ट दुनिया के फेमस बिलियनर्स में से एक है। लेकिन इन्होंने ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा, ना अपने डिक्टेटर लाइक प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कहा। इन्होंने सिर्फ यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े रहकर यह स्टेटमेंट दिया कि वो अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। बस इतनी सी बात और जैक मा जैसा बिलियनर रातों रात गायब। और सऊदी अरेबिया में तो डिक्टेटोरियल रूल इतना स्ट्रांग है कि इस कंट्री में तो प्रोटेस्ट करने पर ही बैन लगाया हुआ है। नाउ अगेन टेल मी, क्या इंडिया में डिक्टेटरशिप आया हुआ है? ना तो यहां पर प्रोटेस्ट बैन है, ना क्रिटिसिज्म और ना ही प्रोटेस्टर्स। यहां पर सबकी बात सुनी जा रही है। अब अगर बात करें प्रिंट मीडिया की, तो आज इंडिया में कितने सारे ही प्रिंट मीडिया है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्लेटेंटली बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की मदद से कई यूट्यूबर्स गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो इनको ये फ्रीडम होती क्या? अगर ये सेम सिचुएशन नॉर्थ कोरिया में हो रहा होता तो क्या हालत होती है आपको अच्छे से पता है। इवन ऑपोजिशन पार्टी भी इंडिया में जो चाहे जब चाहे बोल रही है। भारत जोड़ो जैसे फ्रीली यात्राएं कर रही है, उसमें कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनल को बुलाया जा रहा है जिन्होंने जेएनयू में भारत को टुकड़ों में तोड़ने के नारे लगाए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या ये चीज डिक्टेटोरियल रेजिम में पॉसिबल होती है क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पीएम मोदी एक डिक्टेटर होते तो अपने पार्टी के लोगों के दुश्मनों को जरा सा भी बख्शते क्या? आज के तारीख की ग्राउंड रियलिटी क्या है? वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को दिन दहाड़े गोली मारी गई। इल्जाम लगा टीएमसी पार्टी के गुंडों पर। वेस्ट बंगाल में ही ट्राइबल बीजेपी वर्कर्स को मारकर पेड़ से लटकाया गया। 2021 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद स्टेटमेंट दी कि 300 से ज्यादा बीजेपी मेंबर्स को मारा गया है, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। और जो बीजेपी मेंबर्स बचे उनमें से लाखों मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भागना पड़ गया। West Bengal post-poll violence intensifies. BJP workers who reportedly fled their homes fearing assault by TMC members. अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होते तो वेस्ट बंगाल में कब का प्रेसिडेंशियल रूल या मिलिट्री रूल लग गया होता। इतिहास के किसी भी डिक्टेटोरियल रेजिम को उठाकर देख लो, आपको हर डिक्टेटर एग्जिस्टिंग रूल्स को ब्रेक करते हुए और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से नए रूल्स बनाता हुआ मिलेगा। लेकिन 2018 में क्या हुआ? आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी राइट्स को लेकर रोक लगाई। अब अगर पीएम मोदी अथॉरिटेरियन रेजिम चला रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चनिंग को रोक सकते थे, पर वो इंडिया के इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं गए। अभी एक और एक डिक्टेटोरियल रेजिम का कोर एट्रीब्यूट होता है कि डिक्टेटर्स अपनी मिलिट्री में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 2% ही डिफेंस में इन्वेस्ट करता है आज के तारीख में, जबकि रियल डिक्टेटर्स तो 80% तक करते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स, एक सबसे जेन्युइन और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम मोदी और भी ज्यादा सीट्स जीतकर पावर में आने के बाद जब चाहे इंडिया में डिक्टेटरशिप लाने का डिसीजन ले सकते हैं?
वेल इसका आंसर केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस की वर्डिक्ट में छुपा हुआ है। 24 अप्रैल 1973 को 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट दी थी। उसमें जजेस ने यह बताया कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। बेसिकली इस जुडिशियल डिसीजन का मतलब है कि वो डेमोक्रेसी को डिक्टेटोरियल रेजिम में नहीं बदल सकते, फिर चाहे बीजेपी 543 में से 543 सीट्स लेकर ही क्यों ना जीत जाए। पर अब चलो एक टाइम के लिए यह भी मान लेते हैं कि पीएम मोदी ने फुल पावर में आते ही मिलिट्री और हार्ड पावर को अपने कंट्रोल में लेकर, लोगों को हिंदुत्व के सपने दिखाकर, अपने कॉन्फिडेंस में लेकर सिविल वॉर करा के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही कोलैप्स करा। ये कितना पॉसिबल है? सो अब हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की बात कर रहे हैं, बट अगर हाइपोथेटिकली कंसिडर किया जाए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही पीएम मोदी ने तोड़ डाला, तो वेल ये कर पाने के लिए वो मेन पावर कहां से गेन करेंगे? अपने कोर आइडियोलॉजी आरएसएस विचारधारा के ही थ्रू, राइट? सो यहां पर भी जैसे हमने पहले देखा कि आरएसएस का विजन तो ऐसा है ही नहीं कि देश को सिर्फ एक रिलीजियस कल्ट के तौर पर एस्टैब्लिश करना है। आरएसएस का तो यह कहना है कि इस्लाम इंडिया में बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती। सो इस हाइपोथेटिकल तानाशाही में बीजेपी या मोदी जी को लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट हैज नेवर बीन द विजन ऑफ आरएसएस। और लोग तो किसी विचारधारा से, उनके मान्यताओं और विजन के वजह से ही जुड़ते हैं ना। जैसे ही कोई लीडर उस विजन से भटकता है, लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। जैसे महाराष्ट्र इलेक्शंस में उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के साथ हमने देखा। हिटलर के केस में तो रेशियल प्योरिटी और वर्ल्ड डोमिनेंस का उसका पूरा विजन रेडी था, जो उसने अपने बुक्स में भी लिखा है, एक जो पब्लिश हुई और एक जो पब्लिश नहीं हुई। बट यहां पर विजन फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनाइटिंग है, डिवाइडिंग नहीं। सो अब इस पूरे मुद्दे को एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने के बाद एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि ना तो मोदी जी अब डिक्टेटर है और ना ही आगे चलकर बनने वाले, और ना ही बन सकते हैं। तो फिर अब यह सवाल आता है कि आखिर ऑपोजिशन पार्टी क्यों मोदी जी को बार बार डिक्टेटर कहे जा रही है? तो गाइस मेरे हिसाब से ना आंसर इज वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा सा भी सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो। सो बात कुछ ऐसी है ना, ये 2024 के इलेक्शंस इंडिया में डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। मतलब उन्हें डर है कि इस इलेक्शन के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, और इसीलिए वो जानबूझकर ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि अगर आप करंटली देखोगे तो आज कांग्रेस ने 48 सीट से सेकंड नंबर पर आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन टैग तो हासिल कर लिया, पर एक्चुअल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी शैडो पीएम बनने के लिए एटलीस्ट 52 सीट्स लगते हैं। यानी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट से ही शैडो पीएम बनी है। पर अगर शायद इस बार वो हार गए तो उन्हें डर है कि इनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग भी नहीं रहेगा, और जिसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का भी डर है कि इस बार हिस्ट्री लगता है वापस से रिपीट होने वाली है। क्योंकि जब उन्होंने 50 सालों तक वन हैंडेड सरकार बनाई थी कि इंस्टीट्यूशंस में अपनी पकड़ जमाए रखकर, तब इनके सामने मोस्टली कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 1969 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। अब वही सिचुएशन उन पर आ गई है, और इसीलिए वो डरे हुए हैं और चीख चीख कर हर जगह पर बस यही बता रहे हैं कि मोदी इज अ डिक्टेटर। बट एक बात तो साफ है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की वाकई में जरूरत है, ताकि सभी पार्टीज देश के डेवलपमेंट को लेकर कमिटेड और अकाउंटेबल रहे। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, ये थी पूरी सच्चाई एक पूरे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ। इसे हमने बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स और हिस्टोरिकल प्रूफ्स के साथ प्रेजेंट किया है, बिकॉज मेरा मानना है कि हमें किसी भी प्रोपोगेंडाज में नहीं आना चाहिए, बल्कि सच को खुद ढूंढना चाहिए। और यही हमारी गौरव ठाकुर चैनल और इवन गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल में हमेशा से कोशिश रही है। साइंस ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि चीजों को फंडामेंटली समझो, भेड़ चाल का शिकार मत बन जाओ, क्योंकि दुनिया को आज इंडिपेंडेंट थिंकर से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।